तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग की सेकेंड यूनिट का जो सेकेंड चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स ले लेते हैं हम। अब सेकेंड चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं और वो है इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इसमें हम सर्किट्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें जो हम लोग स्टडी करेंगे वो सर्किट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसी में जो सबसे पहले सर्किट का जो एक मेन पार्ट है कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट हम किसे कहते हैं? किसी भी इंस्ट्रूमेंट के, किसी भी डिवाइस के वर्किंग के लिए हम उसमें एक डिवाइस जोड़ते हैं, डिवाइस से कनेक्शन करते हैं, सोर्स जोड़ते हैं, स्विच कनेक्ट करते हैं, या और कोई भी आवश्यक डिवाइसेस जो हैं, जो जरूरी डिवाइसेस हैं, उनको जोड़ के जो हम एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अब उसी के बारे में हमें स्टडी करनी है। जो डिवाइसेस हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं उसे हम डिवाइड करते हैं तो एक एक्टिव डिवाइसेस होती हैं, एक पैसिव डिवाइसेस होती हैं। पैसिव डिवाइसेस में जैसे कैपेसिटर हो गया, हमारा रजिस्टर हो गया, इस तरीके से जो एनर्जी, खुद एनर्जी के सोर्स नहीं होते हैं, वहां से बाहर से उन्हें एनर्जी जाती है उनके पास। और दूसरा एक्टिव डिवाइसेस हम उन्हें कहते हैं जो खुद एनर्जी के सोर्स होते हैं, जिसमें एक हमारा आ गया बैटरी, आ गया सेल, आ गया विद्युत सेल, और विद्युत सेल से बैटरी बनती है। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की स्टडी करने जाते हैं तो सबसे पहले हम उन्हीं सेल्स का जिक्र करते हैं, इलेक्ट्रिकल सेल्स का। तो सबसे पहले इसमें वही आता है इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल क्या होता है? विद्युत सेल, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को, जो रासायनिक ऊर्जा को, सॉरी, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। उसमें हम केमिकल्स यूज करते हैं और उन केमिकल्स के बीच केमिकल रिएक्शंस के फलस्वरूप एक विभवांतर उत्पन्न होता है, और उस विभवांतर के कारण यदि कोई हम परिपथ जोड़ते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसे हम कहते हैं विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है? एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब सेल्स की जो स्टडी है वो दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। जो सेल, इलेक्ट्रिक सेल की स्टडी है, हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे? एक पार्ट ये हो गया कि एक तो पार्ट हम उसे ये स्टडी करें कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड टर्म्स, एक्सटर्नल सर्किट्स, इफेक्ट ऑन एक्सटर्नल सर्किट, इफेक्ट ऑन एक्सटर्नल सर्किट। और दूसरी हम जो स्टडी करें वो है उनकी केमिकल रिएक्शंस में। केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करें। एक स्टडी हो कि भाई उस पे एक्सटर्नल सर्किट में बाहर से जोड़ेंगे, कितनी धारा बहेगी, किन किन बातों पर निर्भर करेगी, और दूसरी स्टडी उनकी केमिकल रिएक्शंस के अंदर उसके क्या रिएक्शंस हो रही हैं, कौन से इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं, उनमें क्या रिएक्शंस हो रही हैं, कैसे वोल्टेज उत्पन्न हो रही है दोनों इलेक्ट्रोड। एक स्टडी ये होती है। तो ये स्टडी हमारे एरिया में नहीं है। हमारे ये चैप्टर इस स्टडी को कवर नहीं करता है। हमारा चैप्टर इस स्टडी को कवर करता है। तो हम इस लेक्चर में इसका जिक्र नहीं करेंगे, केमिकल रिएक्शंस का। हम वहां पे सीधे इफेक्ट ऑन एक्सटर्नल सर्किट्स का जिक्र करेंगे। पहली बात, एक दिमाग में तुम्हारे व्यू बना होना चाहिए कि हमें किस तरीके से स्टडी को लेके चलना है। तो अब हम जब इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक सेल पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में है कि हाँ भाई, इलेक्ट्रिक सेल में हमें एक्सटर्नल सर्किट्स पे, उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, उनको डिस्कस करना है। फिर उसके बाद सेल्स की कैटेगरी भी हो जाती है। सेकेंडरी सेल्स की कैटेगरी हो जाती है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। वो भी स्टडी हमारे उसमें नहीं है। डिस्कस करेंगे हम उसे, जरूरी है, पता होना चाहिए
और फिलहाल क्योंकि हम चैप्टर की लीक से अगर अलग हट जाते हैं तो भी चैप्टर खिचड़ी बन जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है। कोई चीज है एक्सटर्नल अदर इफेक्ट है, अदर टॉपिक्स हैं, हम उसको साइड में करके पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। तो हमें इलेक्ट्रिक सेल के एक्सटर्नल सर्किट्स पर क्या इफेक्ट्स होते हैं, कितनी करंट फ्लो होती है, किन किन पॉइंट्स पे वो डिपेंड करती है, किन किन फैक्टर्स हैं जो इन पर वो डिपेंड करती है, हम लोग उस पर बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक सेल हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक सेल क्या है, रासायनिक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये इलेक्ट्रिक सेल होता है। अब इसी इलेक्ट्रिक सेल में आता है ईएमएफ विद सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, ईएमएफ कह देते हैं हम लोग इसे शॉर्ट में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम फोर्स से लग रहा है, फोर्स पर फोर्स नहीं है, फोर्स जैसा इफेक्ट डेवलप कर रहा है, इसमें फोर्स नाम दे दिया। इलेक्ट्रो सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, अगर हम उसे भौतिक रूप से समझते हैं तो उसकी पावर को रिप्रेजेंट करता है, उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है कि वो परिपथ में कितनी धारा, ज्यादा धारा प्रवाहित कर पाएगा या कम कर पाएगा। इसको परिभाषित ऐसे किया जाता है, इसको परिभाषित ऐसे किया जाता है, या हम पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड की बात करें भाई, क्या हम इसको क्या कहेंगे, तो हम ये कहते हैं ये सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर होता है, ये सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर होता है। प्रैक्टिकली बात करें, प्रायोगिक तौर पे ये सेल की कोई सेल है तो उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर है। कब? जब उसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, जिसे हम कहते हैं खुले परिपथ में। सेल खुले परिपथ में है तो उसकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर होता है, अर्थात सेल से कोई धारा नहीं बह रही तो उसकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर होता है उसे हम कहते हैं सेल का विद्युत वाहक। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरीके से याद रखना। तो विभवांतर को V बराबर W अपॉन Q से परिभाषित करते हैं, तो यहां पर भी ऐसी हो जाता है E बराबर W अपॉन Q। यदि किसी सेल द्वारा किसी परिपथ में जिसमें वो जोड़ा गया उसमें Q आवेश प्रवाहित हो रहा है और इसमें सेल से जो ऊर्जा कंज्यूम हो रही है, सेल की जो ऊर्जा कंज्यूम हो रही है वो W हो रही है, W ऊर्जा कंज्यूम करनी पड़ रही है सेल को, तो E इक्वल्स टू लिखते हैं W अपॉन Q। तो इसको ऐसे परिभाषित करते हैं E Q इक्वल्स टू 1, तो E इक्वल्स टू W। एकांक आवेश को, यूनिट चार्ज को, एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई जो ऊर्जा होती है, सेल द्वारा व्यय ऊर्जा जो होती है, उसी को हम कहते हैं सेल का विद्युत वाहक। यूनिट चार्ज को कंप्लीट सर्किट में, टोटल सर्किट में प्रवाहित करने में जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसी को हम कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। थ्योरेटिकली हम लोग कहेंगे या मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी ये हो जाती है, ये इसकी डेफिनेशन है। पर वो ध्यान रखना है क्योंकि हमसे कहा एक सेल दे दिया, हमने कहा भाई इसका विद्युत वाहक बल निकालना है, क्या करें? कुछ नहीं, उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर नाप लो, जबकि कोई धारा हो रहा उसमें से नहीं बह रही, तो वो सेल का विद्युत वाहक बल। तो दोनों बातें याद होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल की पहले प्रैक्टिकली सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर जब उसमें से कोई धारा नहीं बह रही, यही तुम्हारे काम आएगा आगे न्यूमेरिकल्स में चल के, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स में जाके ध्यान रखना बात। और हम इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन जो कहते हैं, एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा। तो यूनिट इसकी वही वोल्ट हो जाएगी, कोई विभवांतर ही है तो वोल्ट हो जाएगी, इसमें कोई स्पेशली कहने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है कि ये सेल का विद्युत वाहक बल किन बातों पर निर्भर करेगा।
किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है सेल का विद्युत वाहक बल? देखो, सेल का विद्युत वाहक बल जो डिपेंड करता है वो एक तो डिपेंड करता है, सेल का विद्युत वाहक बल जो डिपेंड करता है वो एक तो डिपेंड करता है सेल के, एक डिपेंड करता है विद्युत अपघट्य पर, इलेक्ट्रोलाइट पर, कि उसमें हम विद्युत अपघट्य कौन सा यूज कर रहे हैं। दूसरा जो डिपेंड करेगा दूसरा जो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड्स पर, जो उनकी प्लेट्स हैं, जिन प्लेट्स हम जो यूज कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि हम प्लेट कौन सी यूज कर रहे हैं, क्या है मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। और जो दूसरी बात है जो निर्भर नहीं करता, ये साइज पर डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज। साइज पे डिपेंड नहीं करता, समझ रहे हो? ये जो है ये साइज पे डिपेंड नहीं करता। समझ आ गई बात? ये नहीं कि एक जो बड़ा सेल है और तो उसका ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा, हम बाल्टी में सेल बना ले, ड्रम में सेल बना ले तो जब ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा। जो नॉर्मल सेल आते हैं, एक रिमोट में पतले वाले सेल लगते हैं, फिर उससे मोटे एक सेल होते हैं, घड़ियों वगैरह में लगते हैं, फिर उससे वो मोटे वाले हो जाते हैं, टॉर्च वगैरह में लगते हैं, और सबका ईएमएफ सेम होता है क्योंकि मटेरियल सेम होते हैं उनके। तो ये ध्यान रखना है सेल के ईएमएफ की बात। अब दूसरा पॉइंट जो आता है ये सेल का ईएमएफ, सेल का विद्युत वाहक बल। यहाँ पे बहुत शॉर्ट में हम लोगों ने जो हमारे से जितनी हमारे लेवल में है, जितना हमारे कोर्सेज में है उतना हम डिस्कस करें। हमने ये कहा विद्युत वाहक बल E = W/Q इसका फॉर्मूला है। एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा व्यय ऊर्जा विद्युत वाहक बल होती है। प्रैक्टिकली क्या है, वही मेन तो प्रैक्टिकली ध्यान रखना है। खुले परिपथ में, खुले परिपथ का मतलब जब सेल से कोई धारा नहीं बह रही है, खुला परिपथ उसे कहते हैं जब धारा न बह रही हो। खुले परिपथ में सेल की प्लेटों के बीच जो विभवांतर होता है उसी को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। किस पे निर्भर करता है? इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है, वो इन्हीं की प्रॉपर्टीज पे वो डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड नहीं करता। ये भी एक विशेष ध्यान रखना। अब जो दूसरा पॉइंट आता है सेल से रिलेटेड वो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? आवेशों के प्रवाह में जो अवरोध लगता है, कहीं भी धारा बह रही है, धारा का मतलब वहां आवेश प्रवाहित हो रहा है। भौतिक रूप से धारा थोड़ी है, भौतिक रूप से तो आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसका नाम धारा रखा गया, प्रवाह को नाम धारा रखा गया, विद्युत धारा। तो आवेश जब कहीं पर प्रवाहित हो रहा है तो वहां पर कोई ना कोई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसकी एनर्जी को प्रभावित करते हैं, अवरोध उत्पन्न कर देते हैं फ्लो में। उसी को प्रतिरोध का नाम दिया गया है, विद्युत प्रतिरोध का नाम। तो सेल में भी यही होता है। कोई सेल जो एक बेसिक सेल का जो कंस्ट्रक्शन हम कहते हैं, तो सेल का बेसिक कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होता है कि सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव हो जाता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रोड हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है।
क्या होता है कि भाई आयंस उत्पन्न होते हैं, इनके रिएक्शन के फलस्वरूप आयन उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड के रिएक्शन के फलस्वरूप। ये केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट्स में है ये सब। तो आयन एक एंड से दूसरे एंड पर मूव करते हैं। तो जो घोल होता है, सेल का जो घोल होता है या सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, चाहे वो ड्राई है कोई भी है, वो एक अवरोध उत्पन्न करता है। उसी को हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि अंदर उत्पन्न हुआ है, सेल के कारण है, वो सेल के इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण है, तो उसी को हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? सेल के इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य द्वारा आवेशों के प्रभाव में लगाया गया अवरोध ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत अपघट्य द्वारा आयनों के प्रभाव में लगाया गया अवरोध या आवेशों के प्रभाव में लगाया गया अवरोध ही कहलाता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल जो इसका होता है वो होता है स्मॉल आर। समझ रहे बच्चे? क्लियर? बस ये सीधी सी बात हो गई। अब बात आती है कि भाई सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, किन कारकों पे डिपेंड करेगा। पहली चीज, ये जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो ये इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। आंतरिक प्रतिरोध जो है वो इलेक्ट्रोड्स की बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी ज्यादा होगी, अगर ये दूरी ज्यादा हो गई, ये यहां आ गया, सपोज करो ये वाला दूर हो गया, तो आयन ज्यादा दूरी तय करेंगे, ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, गोल में वो ज्यादा मूव करेंगे तो एनर्जी लूज ज्यादा होगी, चाहे वो आयनों से टक्कर, परमाणुओं से टक्कर के कारण, चाहे वो अगर घोल है, लिक्विड है, तो वो विस्कोसिटी के कारण, श्यानता के कारण। तो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, आंतरिक प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। दूसरा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो इमर्ज्ड एरिया ऑफ immersed part of electrode। जो इलेक्ट्रोड का द्रव में या इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ क्षेत्रफल है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो डूबा हुआ क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, आंतरिक प्रतिरोध उतना कम होगा। क्यों? देखो, इनमें रिएक्शन से के फलस्वरूप ही आयन उत्पन्न होते हैं। अब अगर यहां तक डूबा हुआ है तो यहीं तक रिएक्शंस होगी, यहीं तक परमाणुओं से, अणुओं से, तो आयन उत्पन्न होगा। अगर हमने ज्यादा भाग डुबो दिया तो ज्यादा रिएक्शंस होंगी, ज्यादा आयन उत्पन्न होंगे, एक साथ ज्यादा आयन मूव करेंगे, ज्यादा आवेश मूव करेगा, धारा बढ़ी हुई होगी, हम कहेंगे प्रतिरोध घटा हुआ है। जब ज्यादा आयन मूव करेंगे, ज्यादा धारा मिलेगी, तो हम कहेंगे प्रतिरोध घट गया। तो वही है कि इमर्ज्ड पार्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा जो है वो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है कंसंट्रेशन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन। जो ये इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, इसका कंसंट्रेशन कितना है। जैसे नॉर्मली जलीय विलयन होते हैं तो उसमें हम किसी में CuSO4 मिला रहे हैं, किसी में NH4Cl मिला रहे हैं, तो रिएक्शंस तो देखो उसी से होनी है, आयन तो उसी से उत्पन्न होने, पर उसकी मात्रा एक लिमिट से ज्यादा भी ना हो। अगर उसकी मात्रा, जैसे मान लिया यहाँ पे इसको ऐसे मानते हैं कि यहाँ पे सपोज कर लो कि एक 1 लाख अणु है सरफेस पर, क्योंकि सरफेस के अणुओं से ही रिएक्शन होगा। एक बार में 1 लाख अणु है, तो एक बार में 1 लाख अणु इलेक्ट्रोलाइट के ही इसके कांटेक्ट में आएंगे। 1 लाख अणुओं के कांटेक्ट में आएंगे और रिएक्शन होगी। अगर तुमने यहां पर अणुओं की संख्या बढ़ा दी इलेक्ट्रोलाइट की, तो एक बार में 1 लाख ही तो आने हैं।
तो उससे ज्यादा तो आएंगे नहीं यहां पे संख्या बढ़ा देने से, तो फिर वो कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगी, तो श्यानता बढ़ जाएगी, वेस्कोसिटी बढ़ जाएगी, गाढ़ा हो जाएगा, तब वेस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा अवरोध उत्पन्न होने लगेगा, तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो यह आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने का हो गया। तो अगर एक लिमिट से ज्यादा कंसंट्रेशन कर दोगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। चौथी बात जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे आंतरिक प्रतिरोध क्यों घटता है? क्योंकि ये टेम्परेचर, ये लिक्विड वालों की बात है ज्यादातर, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी श्यानता घट जाती है, वेस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, श्यानता घट जाती है। श्यानता घटने से कम अवरोध उत्पन्न होगा, तो उसका टेम्परेचर हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। तो इस तरीके से ये फैक्टर्स हैं जिन पे आंतरिक प्रतिरोध डिपेंड करता है। प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती है, कंसंट्रेशन के समानुपाती है, और इमर्स्ड एरिया ऑफ इमर्स्ड पार्ट और टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती है। इसे इस तरीके से बच्चे ध्यान रखेंगे। तो ये सेल के दो बेसिक पार्ट हैं इलेक्ट्रिक सेल के, एक ईएमएफ ऑफ सेल और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का विद्युत वाहक बल और सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ध्यान रखना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट अब हम लेते हैं वो सिंबल, सर्किट सिंबल सेल का, सर्किट सिंबल ऑफ सेल। सेल का सर्किट सिंबल लेते हैं। सर्किट सिंबल सेल का क्या है? इस तरीके से बनाया जाता है सर्किट सिंबल, एक पॉजिटिव और एक ये नेगेटिव। यह आइडियल सेल हो जाता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, और इस तरीके से इसमें डॉटेड लाइन भी बना दी जाती है, बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, ना भी बंद करो तो चल जाता है। इस तरीके से ई लिख दिया जाता है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, मान लिया आइडियल सेल। अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है तो वो उसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। बगल में इंटरनल रेजिस्टेंस, ये प्रैक्टिकल सेल है। प्रैक्टिकल मतलब जो होता है। प्रैक्टिकल सेल है। तो ये सर्किट सिंबल ऑफ सेल है, एक आइडियल सेल हो गया और एक प्रैक्टिकल सेल। बच्चों को ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद ये सेल का जो सिंबल है, बैटरी का जो सिंबल हो जाता है, बैटरी क्या होती है? सेलों का कॉम्बिनेशन होता है। ईएमएफ थोड़ा बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए होती है, तो हम उसको बढ़ाने के लिए कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो वो सेल का वो बैटरी कहलाने लगता है, और उसको हम इस तरीके से शो करते हैं। बैटरी हो जाती है। बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस इसी तरीके से शो कर देते हैं। 3 दिखा दें, 4 दिखा दें, इससे कोई मतलब नहीं है। कितने भी सेल दिखा दो, उसकी पावर अगर जितने ज्यादा दिखाओगे इसका मतलब वो ज्यादा ईएमएफ बढ़ता जा रहा है। ये आइडियल बैटरी हो गई और ये प्रैक्टिकल बैटरी। तो इस तरीके से ये सिंबल है सेल। तो ये सेल की बात यहां पर, इलेक्ट्रिक सेल की बात यहां पर कंप्लीट।